नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे से नाराज हिंदू संगठनों की, यूपी विधानसभा चुनावों में आपकी रणनीति की, जानेंगे बिहार की सियासत में कैसे होने वाला है बड़ा खेला, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फेरा केपी शर्मा ओली की उम्मीदों पर पानी, और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी को बड़ा धक्का देने की तैयारी में ममता बनर्जी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल ले जाने की तैयारी में बीजेपी सदस्यों की ओर से पेश किया जाएगा प्राइवेट बिल। 6 अगस्त को चर्चा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के दिए संकेत। नए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अकाउंट का ट्विटर ने हटाया ब्लू टिक। नाम बदलना हो सकती है वजह, मामले के तूल पकड़ने पर वापस लौटा ब्लू टिक। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बात करेंगे पीएम मोदी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर होगी चर्चा। छोटे और आसान भाषा में लिखे जाएं कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने की टिप्पणी। कहा, अगर हमारे फैसले स्पष्ट होंगे तो इन्हें आसानी से समझ सकेगा आम आदमी। गिरावट के साथ बंद हुआ बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। 14 अंकों की कमजोरी के साथ 52,373 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 3 अंकों की तेजी के साथ 15,693 अंकों पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ घिर गए हैं। विपक्षी दल तो पहले ही योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इस कानून को लेकर अपनी आपत्ति जता दी है। तो योगी के कानून से क्यों नाराज दिख रहे हैं हिंदू संगठन, देखिए ये खास रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश में बहस तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में जब योगी सरकार ने इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी शुरू की और जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा पेश किया तो देश में हंगामा मच गया। अचानक लाए गए इस कानून का चौतरफा विरोध हो रहा है। विपक्ष के निशाने पर तो योगी सरकार पहले से ही बनी हुई है और चुनावों से 6 महीने पहले लाए गए इस कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के साथ अब हिंदू संगठन भी योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे हैं। खास तौर पर विश्व हिंदू परिषद इस कानून का खुलकर विरोध कर रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कानून के मसौदे में शामिल एक बच्चा नीति का विरोध किया जा रहा है। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने योगी सरकार के इस विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि यदि ये कानून बना तो एक बच्चे की नीति से समाज में आबादी का संतुलन पैदा होगा। उन्होंने सरकार को अपने फैसले के बारे में विमर्श करने की भी सलाह दे दी। यदि एक बच्चा नीति को लागू किया गया तो आबादी में नेगेटिव ग्रोथ होने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा ने भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि देश या दुनिया का कोई भी डेटा ऐसा नहीं कह रहा है कि भारत या फिर यूपी में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। साथ ही मुत्रेजा ने फैसले से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई है। बतौर मुत्रेजा, सरकार की सख्ती के चलते महिलाओं की नसबंदी बढ़ सकती है और इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होगा। योगी सरकार के कानूनों को लेकर हर ओर नाराजगी दिख रही है। विपक्ष का दावा है कि ये कानून यूपी विधानसभा चुनावों को देखकर लाया गया है, जिससे यूपी में धर्म के आधार पर वोटों का विभाजन किया जा सके। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की होड़ पंजाब में भी चल रही है। यहाँ कांग्रेस अपनी उपलब्धियों के सहारे तो अकाली दल सहानुभूति कार्ड के सहारे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो किसके पक्ष में फैसला सुना सकता है पंजाब, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में साम दाम दंड भेद के साथ साथ सहानुभूति कार्ड से चुनावी पारी को कैसे बदला जाता है, इस बात से हर पार्टी वाकिफ है। इसीलिए अक्सर चुनाव के वक्त भावनात्मकता के साथ राजनीतिक दल जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में भी कांग्रेस को मात देने के लिए अकाली दल 2015 में फरीदकोट में बेअदबी मामले को भुना सकती है। दरअसल पंजाब के मालवा क्षेत्र में भटिंडा और मुक्तसर शिरोमणि अकाली दल के गढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि पार्टी का इस इलाके में सिखों का मजबूत वोट बैंक है। इसी के बदौलत अकाली की 1 दशक तक पंजाब में सरकार रही, लेकिन पिछली बार यानी 2017 में अकाली को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा।
इस हार के लिए साल 2015 में फरीदकोट में बेअदबी मामलों को जिम्मेदार ठहराया गया। अब चुनाव से ठीक पहले एक विशेष जांच दल ने अकाली के मुखिया प्रकाश सिंह बादल और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल दोनों से इस मामले में पूछताछ की है। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव से पहले इस मामले में बादल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर चुनाव से पहले पंजाब में ये गेम चेंजर साबित होगा। अकाली को सहानुभूति कार्ड से इस इलाके में फिर से कब्जा करने का मौका मिल सकता है। बादल गांव के कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले में 93 वर्षीय एक कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति से सवाल करना गलत है। बादल यहां से 5 बार जीत चुके हैं और ये उनका घर है। उन्होंने यहां 2017 में अमरिंदर सिंह को भी हराया था। अब अमरिंदर सिंह उनसे बदला लेने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। इस बयान से साफ है कि बादल पर कार्रवाई सीएम को भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि बेअदबी का मामला चुनाव में क्या मोड़ लेकर आता है। अब ये पंजाब की जनता तय करेगी कि वो किसके हाथ में फैसला सुनाती है। लेकिन अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस राज्य पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है वो है यूपी। दिल्ली जीतने के लिए यूपी जीतना बेहद जरूरी माना जाता है और यूपी चुनावों के लिए राज्य में नए राजनीतिक गठजोड़ तैयार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अब पार्टी की ओर से संकेत मिले हैं कि यूपी में वो गठबंधन करेंगे। तो किसके साथ हो सकता है आपका गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में जहां बीजेपी के पूर्व सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के लिए ओवैसी का हाथ थामा, तो वहीं अब राजभर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत शुरू करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी चुनावों में आप राजभर द्वारा तैयार किए जा रहे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। राजभर ने ये साफ कर दिया है कि वो 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं राजभर के मुताबिक उनकी पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद ही पहल कर केजरीवाल से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात का कार्यक्रम भी तय हो गया। इसके साथ ही राजभर ने दावा किया कि एसपी के साथ भी गठबंधन की बातचीत चल रही है। राजभर ने ये साफ कर दिया है कि उनका मकसद राज्य में बीजेपी को रोकना है और इसके लिए वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। राजनीति में कोई किसी का स्थायी विरोधी नहीं होता। राजभर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज उनकी सरकार ही कांग्रेस युक्त हो गई है। यूपी और पंजाब, इन दोनों ही राज्यों में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों में किसान किसके पक्ष में जाएगा, ये बहुत कुछ चुनाव का परिणाम तय कर देगा। पंजाब में किसानों की नाराजगी के बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की पंजाब में राह बहुत ज्यादा मुश्किल है और यूपी में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कृषि कानूनों से नाराज किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून केंद्र की मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि वो कृषि कानून में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। जबकि किसान कानून वापसी और एमएसपी पर कानून गारंटी की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों को पूरे विपक्ष का तो साथ मिल ही रहा है, साथ ही एनडीए में शामिल पार्टियां भी किसानों की मांगों का समर्थन कर रही हैं। कृषि बिल को लेकर पंजाब में अकाली दल और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी से अलग हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी कृषि कानूनों को सही बताते हुए अपने फैसले पर अड़ी हुई है। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि सितंबर से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। टिकैत ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। टिकैत ने कहा कि किसान विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। यदि किसान वोट दे सकता है तो वो चुनाव भी लड़ सकता है। जो भी किसान चुनाव मैदान में उतरना चाहेगा वो महापंचायत में अपनी बात रख सकता है। टिकैत ने संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद को घेरने की चेतावनी पर कहा कि ट्रैक्टर को दिल्ली का रास्ता भूलने नहीं देंगे। ट्रैक्टर पहले भी दिल्ली जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे और अब ट्रैक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे और ये कहां तक जाएंगे हमें भी नहीं पता। किसानों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है किसानों के आंदोलन को और लगभग 7 महीने से भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन अब ये सरकार कब तक चलेगी, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लालू यादव ने बिहार में बड़े बदलाव का संकेत दिया है, तो क्या जाने वाली है नीतीश सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी एलजेपी में इस कदर उथल पुथल मची है कि चाचा से मिले धोखे के बाद पार्टी में टूट बढ़ी तो मोदी मंत्रिमंडल ने पद भी छीन लिया। इन परेशानियों ने चिराग की चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए चिराग को लालटेन से रोशन करने के लिए लालू यादव ने कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपने नेताओं को पासवान को पास लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। इसके बाद वो लालू प्रसाद से मिलने पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्याम रजक से मुलाकात के बाद लालू यादव ने चिराग पासवान को फोन किया था। नए समीकरण को लेकर लालू यादव और चिराग पासवान के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद चिराग ने कहा कि लालू यादव से बिहार के सियासी घटनाक्रम पर स्वस्थ चर्चा हुई है। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में हलचल तेज होने वाली है। वैसे भी लालू के जेल से बाहर आने के बाद इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अब राजनीति में खेला होने जा रहा है। अब उनकी नजर पासवान पर है, इसलिए लगातार उन्हें करीब लाने की कोशिश हो रही है। इसे ही कारगर बनाने के लिए पिछले दिनों आरजेडी के स्थापना दिवस और एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। साथ ही कहा था कि चिराग पासवान के साथ उनकी अच्छी जोड़ी है। अब आरजेडी तो पासवान को पास लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो आने वाले दिनों में नीतीश सरकार पर जरूर भारी पड़ सकती है। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू यादव के बिहार पहुंचने के बाद राज्य की राजनीति में एकदम से बदलाव दिखने लगा है। मुश्किल में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी आ गए हैं। नए चुनावों की तैयारी में जुटे ओली की मुश्किलें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी हैं। तो क्या फैसला दिया नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे मुश्किल में फंस गए हैं ओली, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली के पीएम बने रहने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले संसद के चुनावों को भी रद्द कर दिया है। साथ ही नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। देउवा ने पहले भी नेपाल के राष्ट्रपति के सामने पीएम पद पर दावा किया था, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा न होने के कारण राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के रूप में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली को ही शपथ दिला दी थी, जबकि केपी शर्मा ओली को भी सदन में विश्वास मत हासिल नहीं था। ओली 10 मई को सदन में विश्वास प्रस्ताव हार गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एक बार फिर नेपाल के पीएम बन गए। राष्ट्रपति की ओर से ओली को बहुमत साबित करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया, लेकिन ओली ने विश्वास प्रस्ताव पेश करने की जगह संसद भंग करने की सिफारिश कर दी और 22 मई को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 6 महीने में ही दूसरी बार संसद भंग कर दी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दाहाल के साथ मतभेदों के चलते ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। लेकिन चुनावों से पहले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने शेर बहादुर देउवा को पीएम बनाने के लिए कहा है। इससे पहले ओली के वकीलों ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट शेर बहादुर देउवा को पीएम बनाने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने ओली की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। वैसे अभी नेपाल की संसद में जो स्थिति है उसमें देउवा के पास भी बहुमत नहीं है, लेकिन नेपाली कांग्रेस को भरोसा है कि वह सदन में बहुमत साबित कर देगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी को बड़ा धक्का देने की तैयारी में ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से दल बदल का खेल जारी है, जहां एक तरफ कई बीजेपी के नेता ममता का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता का नाम भी शामिल हो सकता है। उस नेता का बंगाल की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का मन बना रहे हैं। इस दल बदल से धक्का हाथ की बजाय बीजेपी को ही लगने वाला है। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक बीजेपी के शत्रु बनकर हाथ का साथ देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस के भी शत्रु बनने को तैयार हो गए हैं।
राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही ममता बनर्जी के साथी बनने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि शत्रु 21 जुलाई को टीएमसी के शहादत दिवस समारोह में उसकी सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बीजेपी में घर वापसी हो सकती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो फिलहाल टीएमसी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हालांकि जब शत्रु से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी साफ है कि वो ममता की पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। इन अटकलों के बीच सूत्रों का कहना है कि शत्रु के टीएमसी में जाने की पटकथा लिखने में यशवंत सिन्हा की अहम भूमिका है, जो इस समय टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा की वजह से ही शत्रुघ्न ममता का साथ देने को तैयार हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि इस दल बदल के लिए ममता बिहारी बाबू को राज्यसभा भेजकर इनाम भी दे सकती हैं। इसके जरिए ममता 2024 के चुनाव पर निशाना लगाने की तैयारी में है, इसलिए वो यशवंत सिन्हा के बाद बिहारी बाबू के तौर पर दूसरा बड़ा चेहरा जोड़ रही हैं। अब ममता ने तो शत्रुघ्न की सियासी पारी को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर भारी पड़ेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।